तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स चैप्टर में। और इस फिजिक्स चैप्टर का अगला जो चैप्टर होने वाला है हमारा न्यूक्लियाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। ये होता क्या है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एटम परमाणु। परमाणु को सभी लगभग जितनी टॉपिक था सबको कवर कर लिए हैं। और आज का जो चैप्टर होने वाला है न्यूक्लियाई, नाभिक, जो परमाणु के अंदर होता है, तो इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे और जितना टॉपिक है सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं न्यूक्लियाई ये होता क्या है। द न्यूक्लियस इज द स्मॉल, ये सबसे छोटा न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे छोटा होता है और सबसे हैवी होता है, क्योंकि इसका डेंस डेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब क्या होता है, ये इसकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी मतलब हैवी होती है। और ये चार्जेस इस पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्जेस होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल कोर में होता है। और इसके जो चारों तरफ चक्कर, यहाँ पर चक्कर लगाना जो देख रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगा, जो बीच में है यही न्यूक्लियस होता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर बनते हैं और ये बहुत हैवी होते हैं। तो मतलब पदार्थ जितने भी अभी तक जितने भी पदार्थ बने होते हैं, कहीं ना कहीं एक एटम से मिलकर बने, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और उन परमाणुओं के केंद्र में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस होता है जिसमें दो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। और उसके चारों तरफ यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता, परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली ऑल द एटम्स मास। यानी जो मास होता है, ये जो मास होता है ना, ये कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर एक क्या होता है, मास क्रिएट करते हैं, बहुत भारी होते हैं ये। और ये इसका जो और जो हिस्सा बाहर का जो हिस्सा होता है, ये काफ़ी हद तक खाली होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है। तो उम्मीद है कि न्यूक्लियाई क्या होता है समझ गए। जैसे कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं, कार्बन का ही एक एलिमेंट ले लेते हैं। कार्बन का जैसे C14 और C। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे, कि अगर आप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में अगर ध्यान से देखेंगे पीरियोडिक टेबल का, तो जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का, 6 होता है, परमाणु क्रमांक 6। और हम इसका मास देखते हैं, कार्बन का मास यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या को देखिए, एलिमेंट क्या है, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों मिलकर बनाते हैं द्रव्यमान संख्या। तो इसका है द्रव्यमान संख्या कितना, 14 है। ये जो 14 दिख रहा है ये द्रव्यमान संख्या है। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन इसमें कितना है, इस कार्बन एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आप इसमें 14 माइनस ये परमाणु क्रमांक कर देंगे, 14 माइनस जेड। तो आपका आएगा न्यूट्रॉन 14 माइनस 6, 8। यानी न्यूट्रॉन इसमें कितना है, 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। तो आई होप कि समझ गए कि कैसे किसी भी एलिमेंट का द्रव्यमान संख्या, उसके परमाणु क्रमांक चूंकि पता चल जाता है परमाणु क्रमांक का, लेकिन उसका न्यूट्रॉन का हो गया और द्रव्यमान संख्या कैसे पता किया जा सकता है, ये ऐसे आप पता कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये परमाणु क्रमांक, तो इस परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक फार्मूला बनाने के लिए ऐसे डिनोट किसी न किसी अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स लेना ही पड़ता है। तो अगर इसका फार्मूला देखें, कैसे भी किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला बनता है ए इक्वल जेड प्लस एन। तो ये रहा फार्मूला, जिसको ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं मास नंबर, जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं, पी भी बोलते हैं इसको, और एन क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर साइज और उसकी डेंसिटी।
न्यूक्लियर साइज और डेंसिटी। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर का साइज और डेंसिटी की बात करते हैं कि उसकी साइज कितनी होनी चाहिए और डेंसिटी कितनी होती है। तो देखिए, न्यूक्लियस का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। ये तो हम लोग को पहले से भी पता हो कि बहुत छोटा होता है और बहुत हैवी भी होता है। लेकिन ये साइज क्या होता है, एटम के जो मास है, मास की संख्या पर डिपेंड करता है। मास की संख्या पर ये डिपेंड करता है कि अगर इसका मास की संख्या जो होती है ए, उसकी जितनी बड़ा होता है मास नंबर, उतना बड़ा न्यूक्लियस होता है। उतनी बड़ा क्या होता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये पी। तो उतनी बड़ी, यानी जितनी बड़ी संख्या द्रव्यमान संख्या होगी उतनी बड़ा क्या न्यूक्लियस होगा, नाभिकीय होगा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, आर इक्वल R0 और ए जो द्रव्यमान संख्या मास है 1/3। तो ये फॉर्मूला बनता है जिसमें क्या होता है, आर क्या है, रेडियस होता है न्यूक्लियस का। ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी रेडियस होता है। इसी में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इसकी रेडियस क्या होता है, आर होता है। ये आर हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि एक गुब्बारा ले लीजिए, अब उसमें जितना आप हवा डालते हैं या कोई भी कण डालते हैं, पार्टिकल डालते हैं, तो उतना बड़ा ये होता जाएगा, वो फैलता जाएगा। लेकिन कमाल की बात ये क्या है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है लगभग हर एटम के लिए क्या होती है, समान होती है। डेंसिटी, ये जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं ये वाला, ये हर एटम के लिए उसकी डेंसिटी समान होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस, एटम, ये एटम मत समझ लीजिए, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है हर एटम के लिए वो समान होता है। चाहे कार्बन आप ले लीजिए, चाहे यूरेनियम ले लीजिए, चाहे एक चम्मच न्यूक्लियर मटेरियल का वजन लगभग एक ही होता है। यह डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में मटेरियल का वजन कितना होता है, 10 करोड़ 10 करोड़ टन के बराबर होता है। 10 करोड़ टन के बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 10 करोड़ टन के बराबर होता है। तो जो फॉर्मूला बनता है R = R0 ए पर पावर 3, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, जहाँ पर आर क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की क्या होती है, रेडियस होता है, जो मीटर में हम लोग निकालते हैं, मीटर में। और R0 यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या आता है 1.2 × 10⁻⁻15 15 मीटर में होता है। और ए क्या होता है, ए यहाँ पर मास नंबर है, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या होती है। अब हम इसकी डेंसिटी की बात करें, पहले तो यहाँ पर समझ गए कि इसकी साइज किस पर निर्भर करती है, साइज इसकी मास नंबर पर निर्भर करती है। यानी मास नंबर जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, न्यूक्लियस भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसका नंबर पर डिपेंड, मास नंबर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है और हैवी भी होता है, भारी होता है। तो सभी डिपेंड करता है मास नंबर पर। और इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, कितना घना, कितना, मतलब क्या होता है कि एक मान लीजिए 10 kg का 10 kg कोई मटेरियल ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं। अब इसको इतना गला रहे हैं, इतना मतलब हथौड़ा मार मार के पिचका रहे हैं, इतना पिचका रहे हैं, इतना पिचका रहे हैं कि 10 kg को इतना छोटा कर देते हैं, पिचका पिचका कर। ठीक है, इतना पिचका दिए। तो ये जो टोटल का मास है ना, ये इस मास के बराबर होता है, यानी M1 और M2, यानी इन दोनों का मास क्या होता है, बराबर ही होगा। लेकिन ये देखेंगे कि जितना लोड इसका है यानी 10 kg, उतना ही 10 kg इसका भी होगा, यानी उतने ही वजन M2 का भी होगा। तो यही होता है मास नंबर, सॉरी डेंसिटी, यही होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी जितना, मतलब किसी मटेरियल की डेंसिटी इतनी ज़्यादा अगर ज़्यादा रहेगी तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो डेंसिटी के लिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर मास ऑफ वन न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी का हम लोग पहले से फॉर्मूले जैसे कि पता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो चूंकि न्यूक्लियस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मास अपॉन वन न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ वन न्यूट्रॉन का हम एक लेते हैं और एक नंबर ऑफ न्यूक्लियस का लेते हैं। तो हमको पहले से जैसे पता है 1.66, एक वन न्यूक्लियन का क्या होता है 1.66 × 10⁻⁻27 होता है। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है
4πr² होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो डेंसिटी होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितना है, तो 2.29 इंटू 10⁻17 kg मीटर माइनस क्यूब होता है। ये इसका वैल्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा और बोले तो इसको याद भी कर लीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि एक आयरन है, आयरन 56, यानी इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है, द्रव्यमान संख्या यानी ए दिया गया है 56। तो इसकी न्यूक्लियस रेडियस पूछा है, इसकी न्यूक्लियस रेडियस कितना होगा, क्योंकि हमको आर नॉट की वैल्यू पता है कितना होता है 1.2 इंटू 10⁻−15 मीटर में होता है। तो ये इस आयरन का न्यूक्लियस रेडियस पूछा है, तो न्यूक्लियस रेडियस निकालने के लिए हम उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे R0 1/3। तो इस फार्मूला में रखेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻−15 इंटू एक का कितना दिया 56 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा जो रेडियस आता है, न्यूक्लियस रेडियस आता है 4.6 इंटू 10⁻−15, ठीक है, मीटर में। तो ये न्यूक्लियस रेडियस इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी समझ गए कि न्यूक्लियर का जो साइज है कितना होता है, किस पर निर्भर करता है, और डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, जो उसका डेरिवेशन है डेंसिटी निकालने का, कैसे मास अपन वैल्यू से निकालते हैं। तो चूँकि न्यूक्लियस का एक वैल्यू पहले से हम लोग रखेंगे यहाँ से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27। इसको याद रखिएगा, यहाँ से ही आप इसको ये इसका जो डेंसिटी है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको डेंसिटी के वैल्यू आप याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस ये होता क्या है, जो नाभिकीय बल क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियर जो बल होता है वो एक सुपर गोंद की तरह मान सकते हैं कि जो इसके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या करता है, इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या करता है, एक साथ बहुत ही मजबूती के साथ है एक दूसरे के साथ बांध के रखता है, यानी चिपकाए रखता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो एक दूसरे को क्या होता है, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन रहेगा तो एक दूसरे को क्या करता है, दूर धकेलता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन में देखे थे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस आर, यहाँ पर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज फोर्सेस दैट bind protons and neutrons in the nucleus overcoming electrostatic repulsion between किसमें, प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में होता है जो रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, जैसे दूर धकेलने की जो प्रक्रिया होती है किसमें, पॉजिटिव चार्ज में होती है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इतना ताकतवर होता है कि इस धक्के को, यानी जो प्रोटॉन होता है प्लस प्लस, इस धक्के को क्या करता है, वो सहन कर लेता है, इसको हरा देता है। और इन दोनों को हराने के बाद क्या करता है, इन दोनों को यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मजबूती के साथ इन दोनों को बांध के बनाए रखता है। और ये फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो दोनों को बांध के बनाए रखता है। और यही क्या करता है, यही, लेकिन हाँ एक कंडीशन होता है, ये बांध के तब तक बनाए रखता है एक शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज में बनाए रखता है। जैसे वो रेंज कितनी होनी चाहिए, वो रेंज होता है 10⁻−15 मीटर। तो ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज में काम करता है और उसका जो वैल्यू होता है 10⁻−15 तक ही होता है। जैसे आप मान सकते हैं कि आप दो भाई हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आप दो भाई हैं, तो आप में वो जो
लेकिन आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी का लाड प्यार जो भी होता है वो एक न्यूक्लियर फोर्स होता है। यही फोर्स क्या होता है कि आपको एक दूसरे के साथ यानी आप दोनों भाइयों में वो प्यार बनाए रखता है। लेकिन कब तक? घर के अंदर तक। लेकिन कब तक? घर के अंदर तक। और यही घर के अंदर क्या होता है? शॉर्ट रेंज होता है, जिसका वैल्यू कितना है? 10⁻⁻15 होता है। अगर आप इस रेंज से बाहर चले जाते हैं तो वो आप एक दूसरे के मतलब अपोजिट चले जाते हैं, यानी ये जो फोर्स होता है तब काम नहीं करता है। तो उम्मीद है कि ये न्यूक्लियर फोर्स को आप समझ गए कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट क्या होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी द एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक। जैसे पता चल रहा है कि ब्रेक तोड़ने के लिए किसका? न्यूक्लियर इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो न्यूक्लियस में क्या हो, कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर की ज़रूरत होती है वो कौन सी? बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत लगती है। यानी न्यूक्लियस को एक साथ कौन बांधे रखता है? एक साथ बांधने के लिए न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब न्यूक्लियर जो फोर्स लगता है इन दोनों को बांधे रखता है। किसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। अगर इसको न्यूक्लियस को अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको कितनी एनर्जी लगेगी? उस एनर्जी को लगाने के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, कमाल की बात क्या है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनका जो कुल यानी जो टोटल मास होता है यानी द्रव्यमान जो होता है वो थोड़ा कम होता है। यानी पहले के मास के वजह वो इसके अपेक्षा बात करें तो थोड़ा कम होता है। और इस जो गायब मास होता है यानी जो मास कम होता है इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या होते हैं? इस द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये गायब मास ही क्या आता है? एनर्जी में बदल जाता है, जो E = mc² हमको देता है। ये एनर्जी कौन सी देता है? E = mc² देता है। चलिए फिर से इसको समझते हैं कि बैंडिंग एनर्जी क्या होता है। देखिए, एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और इनको एक दूसरे के साथ बहुत जकड़ के रखता है। वो कौन सा फोर्स काम करता है? न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। यानी अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं अलग अलग, न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन में, इसको अलग अलग तोड़ना चाहते हैं तो वो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा और वो एनर्जी होता है बैंडिंग एनर्जी। ठीक है, बैंडिंग एनर्जी होता है। लेकिन जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर आप न्यूक्लियस बनाते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन इनका अलग अलग मास होता है, अलग अलग द्रव्यमान होता है। तो अगर ये दोनों मिलकर एक द्रव्यमान बनाते हैं, टोटल मास बनाते हैं, तो इनमें क्या होता है? टोटल मास क्या होता है? थोड़ा कम हो जाता है। इस गायब मास को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। और यही मास डिफेक्ट क्या हमको क्या कौन सी एनर्जी देता है? E = mc² एनर्जी हमको, यानी ये गायब मास क्या होता है? एक एनर्जी में बदल जाता है, जो कौन सी एनर्जी? E = mc² हमको देता है। ठीक है, तो इसका जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट जो फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट का, mz/mp+n/mn-m। तो ये मास डिफेक्ट की फार्मूला है। और बाइंडिंग एनर्जी का भी बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा देख लेते हैं मास डिफेक्ट का। तो ये जो है ये प्रोटॉन का है परमाणु क्रमांक और ये न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक। मास मास प्रोटॉन मास है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? ये जो आप देख रहे हैं जेड, जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना है? यहाँ पर प्रोटॉन का मास दिया है, चूँकि ये पता होना चाहिए 1.0078 ये प्रोटॉन का मास होता है। और न्यूट्रॉन का होता है 1.0087, ये भी सेम होता है। और ये यहाँ पर दिया है न्यूक्लियस का मास, यानी टोटल न्यूक्लियस का मास यहाँ पर देता है। न्यूक्लियस का मास दे प्रोटॉन का हो गया, ये न्यूट्रॉन का हो गया। और जो ये मास डिफेक्ट का ये इसको डिनोट करते हैं ΔM से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए बाइंडिंग एनर्जी को देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है B बाइंडिंग एनर्जी = ΔM यानी मास डिफेक्ट इनटू
931 931 ये मास डिफेक्ट इंटू 931। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल चूंकि आपको ये लगाना है, आपको कमेंट करके बताना है। एक हीलियम है, हीलियम हीलियम 4 का मास यानी यम का वैल्यू दिया है 4.0026 यू, और जेड यानी परमाणु क्रमांक दिया है 2, और न्यूट्रॉन 2। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो है जो कुल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर यानी ए से डिवाइड कर देता है। ए से क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ये बताता है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। जितनी ज़्यादा अगर बाइंडिंग होगा यानी BE/A, जितनी ज़्यादा अगर बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना स्टेबल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, समझे क्या। जितनी ज़्यादा अगर बाइंडिंग एनर्जी होगा उतनी क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस होता है। आयरन अगर हम लोग देखेंगे कि आयरन 56 की जो बाइंडिंग एनर्जी है यानी BE/A, जो सबसे ज़्यादा इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, -8.8 एमई होता है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, कम होता है। और भारी में भी क्या होता है, कम होता है। कम होता है। अब इसको सबसे आसान भाषा में ये बोले कि एक परिवार में जितने ज़्यादा लोग अगर खुश रहते हैं तो क्या वो परिवार उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है। वो परिवार क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है BE/A। होता है जो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन में बताता है। ये क्या होता है, वो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, और बाइंडिंग एनर्जी आपको पता ही है। न्यूक्लियॉन वो होता है जो कुल बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर से भाग देता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और वैसे ये एग्जाम में उतना पूछता भी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि रेडिएक्टिव क्या होता है। तो देखिए रेडिएक्टिविटी वो प्रोसेस होता है जिसमें अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, यहाँ पर देख सकते हैं ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो अपने आप डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर रेडियोएक्टिव इज द स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप टूटता है, डिसइंटीग्रेशन यानी अपने आप वो टूटता है। कौन सा, अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, और उसमें से टूटने के बाद इमिशन यानी उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस वो जब अपने आप यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस जब टूटता है, अपने आप जब टूटता है, तो उसमें से कुछ किरणें निकलती हैं। वो किरणें 3 प्रकार की होती हैं। कौन सा, अल्फा बीटा और गामा। ये 3 किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर टूट रहा है, ये यहाँ पर अपने आप ये टूट रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है न्यूक्लियाई का। तो जब ये टूटता है तो गामा किरणें, ये जो गामा किरणें होती हैं बहुत हाई एनर्जी फोटॉन होती है। गामा किरणें बहुत हाई एनर्जी क्या होती है, फोटॉन होती है। लेकिन जो अल्फा होती है, ये अल्फा जो रेडिएशन होती है, ये हीलियम न्यूक्लियस होती है। हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन अब प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है। और बीटा में क्या होता है, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन होता है जिसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। पॉजिट्रॉन
पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। लेकिन जो गामा किरणें होती हैं, गामा रेडिएशन, इसको अल्फा बीटा गामा ऐसे इसको डिनोट करते हैं। गामा रेडिएशन क्या होता है? हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी होता है। ये जो गामा किरणें का जो प्रोसेस होता है वो रैंडम होता है, लेकिन जो इसका औसतन हाफ लाइफ से पता चलता है, हाफ लाइफ से इसका पता चलता है कि कितना समय लगेगा। यानी गामा किरणें जो होती हैं इससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी चीज़ का जैसे आर्कियोलॉजिकल ऐसे पता लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई खुदाई में कोई पदार्थ मिलता है, जैसे मूर्ति ही मिल गया, मूर्ति मिल गया, चाहे कोई मेटल मिल गया, या कोई पत्थर मिल गया, या कोई हड्डी मिल गया, तो उसका कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये कितने साल पहले का है या कितने साल का, उसकी लाइफ कैसे पता लगाया जाता है। तो ये जो इस ये रेडिएक्टिविटी से ये पता लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। इससे कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है कि जैसे मान लीजिए पुरानी हड्डियों की अगर उम्र निकालना है, उम्र निकालना, एज निकालना है, तो रेडिएक्टिव कार्बन 14 ये होता है, कार्बन 14 से पता लगाया जाता है, जो हाई एनर्जी फोटोन ये होता है, और इसके हाफ लाइफ से पता चलता है कि वो कितने समय उसमें कितना समय पहले का है। तो इस चीज़ का रेडिएक्टिव से पता लगाया जाता है। तो आई होप कि ये रेडिएक्टिव क्या होता है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और सिंपल, जिसमें आपको बस ये ध्यान देना होगा कि जो रेडिएक्टिविटी होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है जब टूटता है, ये न्यूक्लियस जब टूटता है, टूट कर बिखरता है, और ये टूटना अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। और जब टूटता है तो 3 प्रकार की रे निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, जो अल्फ़ा बीटा गामा। बस आपको ये ध्यान देना होगा। अल्फ़ा जो होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है। जबकि बीटा में क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। और अल्फ़ा अल्फ़ा जो होता है, सॉरी गामा जो होता है, वो हाई एनर्जी फोटॉन होता है, हाई एनर्जी फोटॉन होता है। और इसी की वजह से हम लोग पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसमें फार्मूला क्या होता है। एक फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, डेके लॉ का, डेके लॉ। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, होता है n इक्वल n नॉट ई पर पावर गामा लैम्डा टी। ये आपको याद रखना होगा, जिसमें से n क्या होता है? n को हम बोलते हैं वो समय जो न्यूक्लियाई बचता है। न्यूक्लियाई मतलब टूटने के बाद जो न्यूक्लियाई बचता है, उसके अंदर बचता है। मान लीजिए ये टूट कर अलग होता है, तो जब ये जब टूट कर अलग होता है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर बचेगा। यही बचा हुआ क्या होता है? वो टी समय पर बचा हुआ न्यूक्लियाई होता है। और एन नॉट क्या होता है? ये शुरुआती नंबर होता है, स्टार्टिंग नंबर कितना होता है इस चीज़ को ये बताता है। गामा क्या है? गामा ये डे की कांस्टेंट है, डे के कांस्टेंट है। और टी क्या है? टी यहाँ पर हाफ लाइफ को डिनोट करता है, यानी टी 1/2 ये हाफ लाइफ को डिनोट करता है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ यानी आधा रहने का समय, आधा रहने का समय ये बताता है हमको। जैसे अगर आप एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल क्या है कि एक मटेरियल की हाफ लाइफ, एक मटेरियल है जिसका हाफ लाइफ 10 दिन है, 10 दिन, हाफ लाइफ 10 दिन है, तो 20 दिन बाद कितना बचेगा ये पूछा है। 20 दिन बाद, हाफ लाइफ 10 दिन है एक मटेरियल का, तो 20 दिन बाद कितना बचेगा? अगर शुरुआत में, शुरुआत में यानी एन नॉट शुरुआत में उसका कितना 100 ग्राम था, अगर वो मटेरियल शुरुआत में 100 ग्राम था तो 20 दिन बाद कितना बचेगा ये पूछा है। तो पहले तो हम सबसे पहले हाफ लाइफ को निकालते हैं। हाफ लाइफ निकालने का, जैसे ये 20 दिन के बाद पूछा है तो 20/10 कर देते हैं, तो जिसमें से हमारा आ जाएगा 2। तो यानी हाफ लाइफ कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग देखते हैं शुरुआत जो टी समय पर न्यूक्लियाई कितना बचता है। तो यहाँ पर यन और 100 फार्मूला में जब आप रखेंगे तो यन जीरो कितना था? 100, और ई पर पावर चूँकि 100/10
हम करेंगे चार। चार कहाँ से आया, यानी ये जो 2 था, यानी टी पर पावर 1/2, ये होता फॉर्मूला। और स्क्वायर ऐसे जब करेंगे हम लोग तो आएगा यन 100 पर 2 का स्क्वायर, तो आएगा 100/4, यानी यन पर 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम, यानी 20 दिन बाद वो कितना बचेगा, 25 ग्राम बचेगा। वो मटेरियल कितना बचेगा, 25 ग्राम। अब सोच रहे होंगे कि ये जो हाफ लाइफ का स्क्वायर कैसे किया हूँ, तो हाफ लाइफ का स्क्वायर आप सिंपल तभी कर सकते हैं कि जब पहले तो एक मटेरियल का हाफ लाइफ दिया है, एक मटेरियल का पहले तो हाफ लाइफ दिया है कितना होगा, तो जब हाफ लाइफ 20/10 करेंगे तो बचेगा 2। और यही 2 का स्क्वायर तब करेंगे जब हमारा पहले तो लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया है, तो ये लैम्डा ई पर पावर हमारा जो हाफ लाइफ ई पर पावर कितना था, लैम्डा टी था। तो जब टी को हटाएंगे तो टी पर पावर 2 हो जाएगा। वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। बस आपको वो हाफ लाइफ का वो स्क्वायर कर दीजिए, अगर लैम्डा नहीं देता है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अब एक एक करके जो 3 रे निकला था, किरणें निकली थी अल्फा बीटा गामा, तो हम लोग अब देखेंगे कि अल्फा डेके क्या होता है। अल्फा डेके क्या होता है, अल्फा डेके देखिए, अल्फा डेके में क्या होता है कि भारी न्यूक्लियस होता है, जो एक हीलियम न्यूक्लियस होता है छोड़ता है। अल्फा जो होता है ये बहुत भारी होता है, जो एक हीलियम न्यूक्लियस ये छोड़ता है, जिसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें मास नंबर 4 कम होता है। इसका जो मास नंबर होता है ए, ए को क्या बोलते हैं, मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या जो 4 कम होता है। और प्रोटॉन 2 नंबर कम होता है, प्रोटॉन 2 नंबर कम होता है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम 238, यूरेनियम को लेते हैं, तो यूरेनियम में थोरियम कितना होता है, थोरियम जिसमें से 234 प्लस अल्फा निकलता है, 234 अल्फा निकलता है। यानी 4 क्या होता है, कम होता है। 4 यहाँ पर कम हो गया थोरियम में। जब यूरेनियम से 4 निकलता कम होता है, यानी मास नंबर अगर 4 कम होता है तो वो थोरियम बन जाता है, और बचा हुआ क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये जैसे इमिशन क्या होता है, अल्फा निकलता है। जैसे आप रेडियम सुई देखेंगे, पुराने समय में घड़ी बनाने में इसका यूज होता था, जो अल्फा डे के से क्या होता था, चमकता था। रेडियम सुई की बात करते हैं, पुराने समय में ये घड़ी में ऐसे यूज किया जाता था अल्फा। और ये केवल अल्फा डे के से जैसे घड़ी को चमकने के लिए, रात के समय में ऐसे दिखने के लिए अल्फा डेके का इस्तेमाल किया जाता था, वो रात में चमकता था। और अल्फा डेके का फॉर्मूला होता है AZ एक्स ए पर पावर 4, सॉरी A-4 माइनस Z-2 प्लस हीलियम, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसका फॉर्मूला याद भी नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा, बस ऐसे कैजुअली आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक यूरेनियम है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 अल्फा डेके करता है, अल्फा डेके करता है, तो डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा। देखिए, पहले तो ए हमारा द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 238 दिया है, 238 दिया है। यूरेनियम का जो प्रोटॉन संख्या होता है, प्रोटॉन संख्या वो होता है 92 होता है।
अब हम जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा डेके में उसका मास नंबर 4 कम होता है, तो मास नंबर 4 कम होता है तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से अगर 4 कम करेंगे तो आ जाएगा 234, 234 आ गया। अब प्रोटॉन में से 2 कम होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, 2 नंबर कम होता है। अभी मैंने बताया था जब डिफिनेशन पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया कि मास नंबर में 4 कम होता है और प्रोटॉन में 2 कम होता है, तो प्रोटॉन में भी 2 कम कर देते हैं तो आ गया 90। प्रोटॉन में 2 कम करने के बाद आ गया 90। तो ये 234 बनता क्या है, ये बनता है थोरियम। थोरियम, ये क्या बनता है, थोरियम बनता है, यानी डॉटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, थोरियम होता है, डॉटर न्यूक्लियस थोरियम, इसका आंसर थोरियम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके, बीटा डीके, बीटा डीके क्या होता है। तो देखिए बीटा डीके में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, छोड़ देता है। यही बीटा माइनस होता है, यानी प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में बदलता है और पॉजिट्रॉन छोड़ता है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। साथ में एक न्यूट्रिनो भी निकलता है, साथ में एक न्यूट्रिनो भी निकलता है। मास नंबर वही रहता है, जो मास नंबर होता है वो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। अब प्रोटॉन नंबर में क्या होता है, प्लस माइनस का फर्क होता है, प्लस माइनस 1 का फर्क होता है प्रोटॉन में, यानी जेड में प्लस माइनस 1 का फर्क होता है। जैसे बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन छोड़ता है। न्यूट्रिनो क्या होता है, बहुत हल्का कण होता है। फिर से शुरू से चलिए, बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके में न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, जिसको बीटा माइनस बोलते हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन में बदलता है, या तो बोल सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ता है, ये बदलने की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर छोड़ने की प्रक्रिया, तो यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ता है तो उसको बीटा माइनस कहते हैं। और जब पॉजिट्रॉन छोड़ता है, जब प्रोटॉन से न्यूट मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखिए, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदलता है तो पॉजिट्रॉन छोड़ता है, क्या बोलता है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन छोड़ता है। अब छोड़ने की देखिए क्या होता है, तो इसको बीटा माइनस बोलते हैं, इसको बीटा माइनस। और इसको पॉजिट्रॉन जब छोड़ता है तो उसको बीटा प्लस बोलते हैं। बात सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन बोले या पॉजिट्रॉन बोले, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है जिसको बीटा माइनस बोलते हैं, और यदि वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदलता है तो पॉजिट्रॉन छोड़ता है जिसको बीटा प्लस बोलते हैं। लेकिन मास नंबर क्या होता है, यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन नंबर क्या होता है, क्योंकि या तो बीटा माइनस बनता है या तो वो बीटा प्लस बनता है, इसलिए प्रोटॉन नंबर, जो प्रोटॉन नंबर होता है, सॉरी जेड जो होता है, प्लस माइनस 1 का फर्क होता है, ये याद रखिएगा, प्लस माइनस 1 का फर्क होता है। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम में पोटेशियम पोटेशियम 14 में, पोटेशियम 40 में बीटा डीके से आर्गन 40 बनता है, इससे क्या बनता है, आर्गन 40 बनता है, आर्गन 40 बनता है, जिससे पृथ्वी की उम्र पता चलती है। तो पृथ्वी अर्थ की अगर एज निकालना हो तो पोटेशियम 40 से आर्गन 40 बनता है। अगर बीटा डीके से बात करें तो पृथ्वी की क्या होती है, एज पता चलती है, पृथ्वी की एज पता चलती है। अब बीटा माइनस का जो फॉर्मूला होता है, एन इक्वल पी प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वी वेक्टर,
अब देखिए एन क्या होता है, एन न्यूट्रॉन है, पी क्या है, प्रोटॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है, और वी एंटी न्यूट्रिनो है। ये एंटी न्यूट्रिनो जो होता है ये बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है। एंटी न्यूट्रिनो ये क्या होता है, बहुत हल्का पार्टिकल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कार्बन 14 बीटा डीके करता है, बीटा डीके करता है, तो डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है, यानी क्या बचता है। तो देखिए C14 में पहले तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 14 है, और प्रोटॉन नंबर कितना है, सी सी का प्रोटॉन संख्या आता है 6। सब आपको याद रखना पड़ेगा प्रोटॉन संख्या। तो सी का 6 आता है। तो हमारा जो पहले तो प्लस में लेते हैं, प्लस में कब होता है, जब वो पॉजिट्रॉन छोड़ता है। तो प्लस एक करेंगे तो आएगा 7, 7 आएगा। तब भी ये जो द्रव्यमान संख्या होगा तब भी कितना होता है, वो 14 ही रहेगा। तभी वो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तब भी वो 14 रहेगा। 14 जब रहेगा तो नाइट्रोजन बनता है। कार्बन क्या होता है, नाइट्रोजन बन जाता है, नाइट्रोजन बन जाता है। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं कि गामा डीके क्या होता है। गामा डीके, गामा डीके, गामा डीके में न्यूक्लियस जो होता है अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी यानी हाई एनर्जी फोटोन गामा रे के रूप में ये छोड़ता है। ये गामा रे के रूप में क्या करता है, ये छोड़ता है। न तो मास नंबर बदलता है, न तो ये चेंज होता है, न तो प्रोटॉन चेंज होता है, यानी दोनों चेंज नहीं होता है। इसलिए जो गामा डीके होता है, गामा डीके में न्यूक्लियस अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी के चलते हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन के रूप में, हाई एनर्जी फोटोन के रूप में ये छोड़ता है। और इस हाई एनर्जी फोटोन के रूप छोड़ने के कारण जब ये क्या होता है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है यानी मास नंबर जो होता है ये चेंज नहीं होता है, और इसका जो प्रोटॉन नंबर होता है ये चेंज नहीं होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में गामा रेज का यूज किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में इसका, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है गामा रेज का। ठीक है। गामा रेज में को ज़्यादा उतना डेफिनेशन नहीं है, थ्योरी नहीं है याद करने के लिए। बस आप सिंपल सा ये दो पॉइंट इसमें याद करिएगा कि इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है और प्रोटॉन संख्या है ये कभी चेंज नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा हाई एनर्जी न्यूक्लियस होता है जो गामा रे छोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस बदलता है। न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो होते हैं ये बदलते हैं। रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जो न्यूक्लियस क्या होता है, चेंज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, चेंज होता है। जैसे फिशन में क्या होता है, भारी न्यूक्लियस जब टूटता है फिशन में, और फ्यूजन में क्या होता है, दो टाइप का होता है रिएक्शन। रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक फिशन होता है, एक फिशन होता है आयोजन, और एक फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है। तो फिशन और फ्यूजन में क्या अंतर होता है, तो फिशन में होता है ये टूटना, टूटना, और फ्यूजन में क्या होता है, मिलना। ठीक है। यानी जब फिशन होता है तो भारी न्यूक्लियस क्या होता है, टूट जाते हैं, और जब फ्यूजन होता है तो हल्के न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मिलते हैं। दोनों में एनर्जी क्या होती है, निकलती है। ठीक है। तो इसलिए जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें जैसे बम बनाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, या पावर पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है, पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। बम बनाने के लिए फिशन का उपयोग करते हैं, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो टूटता रहता है, और जितना ये टूटेगा उतना ये बढ़ते चला जाएगा। अगर एक न्यूक्लियस टूटता है तो इसमें से तीन, ऐसे तीन टाइप के निकलता है, फिर यहाँ से तीन टाइप के निकलता है, ऐसे ये टूटता है यानी फिशन होता है, निकलता रहता है। ठीक है, निकलता रहता है।
ऐसे पावर प्लांट में भी यूज किया जाता है इसका। एनर्जी एनर्जी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बम हो गया, पावर प्लांट हो गया, तो आप देखेंगे न्यूक्लियर बम हो गया, एटम बम हो गया, इस चीज़ का इसमें यूज किया जाता है। फ्यूजन में बस आपको याद रखना है कि वो न्यूक्लियस जो होता है वो टूटता है, और फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियाई जो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में मिलते हैं, तो मिलने के कारण उनमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है। जैसे अब इसका फॉर्मूला, सिंपल फार्मूला है, आप सभी को पता है, ई इक्वल होता है डेल एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, ये सिंपल सा एक फार्मूला है। जैसे अगर फिशन होता है, एक न्यूमेरिकल है, यदि फिशन होता है, टूटता है, तो डेल एम 0.2 यू, ये मास है, तो एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको पहले तो 0.2 इंटू ये जो सी का वैल्यू 931 होता है, कब होता है, सी का वैल्यू जब इसमें स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, तो ई का वैल्यू हमारा आएगा आंसर 186.2 मेगावाट, मेगावोल्ट। इसमें आएगा मेगावोल्ट में 186.2 एनर्जी निकलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। देखिए, जो फिशन होता है वो भारी न्यूक्लियस होता है, ये लास्ट पॉइंट है कि जो फिशन होता है वो भारी न्यूक्लियस होता है। जैसे यूरेनियम 235 अगर टूटता है तो टूट कर दो छोटे बनता है, छोटे एनर्जी निकलता है, और फ्यूजन में दो हल्के हाइड्रोजन मिलकर भारी हीलियम बनाते हैं। जब फ्यूजन होगा यही क्या होते हैं, टूट कर हाइड्रोजन, दो हल्के क्या होते हैं, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है। आई होप कि ये फिशन और फ्यूजन में ये जो अंतर है आपको समझ आ गया होगा। जैसे सूरज क्या होता है, जो सूर्य है वो फ्यूजन होता है, सूर्य में क्या होता है, फ्यूजन होता है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें फिशन होता है। ठीक है। और ये जो फार्मूला है ई इक्वल एम सी स्क्वायर का, ये आपको याद रखना होगा। तो आई होप कि ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़े होंगे, समझ गए होंगे जितना मैंने टॉपिक पढ़ा है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में जो होता है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।